बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ये इस पेन को सफ़र कर रही हैं। इतनी सारी वुमेन है जो पेन में सफ़र करती रहती है, नहीं होता कि क्यों पेन क्यों महीने जो बच्चेदानी ब्लीड कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स भी ब्लीड कर रहे हैं, तो हर जगह ब्लड 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 इकट्ठा होता जाएगा, महीनों दर महीनों इकट्ठा होता जाएगा। ये क्यों होता है? रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, तो वही ब्लड कुछ थोड़ा नलियों के थ्रू होता हुआ बैक फ्लो होता हुआ एब्डोमेन में भी आ जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या जो बहुत परेशान करती है बहुत गर्ल्स को, बहुत विमेन को, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इस कन्वर्सेशन में मेरे साथ हैं मेरे ओरिजिन IVF में जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर संजू मीना। डॉक्टर संजू सीनियर IVF कंसल्टेंट हैं। साउथ एक्स सेंटर हमारा ओरिजिन फर्टिलिटी IVF का डॉक्टर संजू उसकी सेंटर हेड हैं। एंड डॉक्टर संजू ने राजस्थान में उदयपुर मेडिकल कॉलेज एंड जयपुर मेडिकल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद कोटा मेडिकल कॉलेज में शी वाज देयर एज मेडिकल ऑफिसर। तो उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है बहुत सारे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को ट्रीट करने का, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। सो वेलकम डॉक्टर संजू, वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन एंड या आई थिंक वी वुड एंजॉय दिस चैट। मैम हमारे ओपीडी में फीमेल्स आती हैं बड़ी, है ना, जिनके थ्रू आउट द साइकिल पेन लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट के साथ आती होती है। तो बहुत सी बार तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये दर्द क्यों हो रहा है। तो विद अल्ट्रासाउंड हमें पता चलता है कि बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ये इस पेन को सफ़र कर रही हैं। तो मैम प्लीज़ आप हमें आज एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि ये होता क्या है एंडोमेट्रियोसिस। सो यस, एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ी हॉरिबल सी बीमारी है। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है बेनाइन कैंसर। मतलब कैंसर तो नहीं है ये, बेनाइन है, बट कैंसर से कम नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट को इतना तंग कर देती है। इतना कितनी सारी वुमेन है जो पेन में सफ़र करती रहती हैं और डायग्नोसिस में बड़ा डिले होता है। 7 साल का डायग्नोसिस में डिले हो जाता है और पता ही नहीं होता कि क्यों पेन क्यों हो रहा है। सो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली अगर हम उसको डीप में समझें तो जैसे बच्चेदानी है, बच्चेदानी में अंदर एक परत है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। हर महीने वो परत बनती है और हर महीने निकल जाती है। पीरियड्स का जो फ्लो होता है वो एंडोमेट्रियम निकलने की वजह से होता है। उसी एंडोमेट्रियम के कुछ कण अगर बच्चेदानी से बाहर आ जाए, ओवरी में आ गए, ट्यूब्स पे लग गए, बच्चेदानी की दीवार में लग गए, तो क्या होगा कि हर महीने जब बच्चेदानी की परत बन रही है तो वो भी बन रहे हैं। हर महीने जब बच्चेदानी ब्लीड कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स भी ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन उस ब्लड को निकलने की जगह नहीं है। तो हर जगह ब्लड 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 इकट्ठा होता जाएगा, महीनों दर महीनों इकट्ठा होता जाएगा, उससे सब चीज़ें आपस में चिपक जाएंगी। इसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। दिस इज व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो मैम ये तो आपने बता दिया कि होता क्या है एंडोमेट्रियोसिस, पर आप ये भी प्लीज़ बताइए कि ये क्यों होता है। सो ये एक बहुत बड़ा एनिग्मा है डॉक्टर संजू। हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। हमें पता है कि बच्चेदानी की जो परत है एंडोमेट्रियम वो बच्चेदानी के बाहर निकल के कहीं कहीं आ गई है, लेकिन साइंस या विज्ञान को अभी तक ये नहीं पता कि ऐसा कुछ विमेन में ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों वो जो परत है वो बाहर कहीं पे आ गई है। इसके ऊपर थ्योरी बहुत सारी है, हाइपोथेसिस बहुत है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो कहलाती है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि जैसे बच्चेदानी है, बच्चेदानी की तरफ दोनों तरफ तो नलियाँ हैं, तो बच्चेदानी से जब ब्लड निकल रहा है, जब पीरियड्स का ब्लड निकल रहा है, तो वही ब्लड कुछ थोड़ा नलियों के थ्रू होता हुआ बैक फ्लो होता हुआ एब्डोमेन में भी आ जाता है। और उस ब्लड के साथ साथ जो बच्चेदानी की परत भी निकली टूट के, उस परत के कुछ कण भी आ जाते हैं। अच्छा, और वही कण वहीं पे लग गए और ग्रो कर गए, तो वो एंडोमेट्रियोसिस का रूप ले लेते हैं। बट ये नहीं पता कि भाई रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन तो ऑलमोस्ट हर विमेन में होगा, ये देखा गया है थ्योरी में, मतलब ये रिसर्च हो गई है। केवल कुछ ही विमेन में वो एंडोमेट्रियम अलग जगह पे पनपेगी, लेकिन अधिकतर में नहीं पनपेगी। तो वो क्यों होता है ये अभी तक विज्ञान को नहीं पता, हमें रूट कॉज नहीं पता। ओके, और ये कितना कॉमन है मैम? सो इट इज़ वेरी कॉमन।
ऑलमोस्ट 10% वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है उनमें एंडोमेट्रियोसिस है। लाइक हर 100 में 6 से 10 विमेन को ये बीमारी 6 से 10 यानी कि ऑलमोस्ट 6 to 10% रिप्रोडक्टिव एज की जो विमेन है उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो आई वुड से इट इज फेयरली कॉमन। अगर हम इनफर्टिलिटी पेशेंट्स की बात करें जो दिन रात हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनमें इट्स वेरी कॉमन। लाइक ऑलमोस्ट हर चौथा पांचवा पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस का होता है बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी बहुत होती है। तो हमें तो ये 6 to 10% कॉमन है मैम। लेकिन जैसे बहुत सी बार मतलब जो ओपीडी में हमारे मतलब हर तरीके के पेशेंट आते हैं, उनमें मैरिड फीमेल भी होती है, कुछ कवारी लड़कियां भी होती है, तो वो भी इस चीज़ को सफ़र कर रही होती है इस पेन को, ना तो उन्हें समझ आता है ना उनके पेरेंट्स को समझ आता है। तो उनमें भी क्या ये कॉमन है? यस सो एंडोमेट्रियोसिस की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस 15 साल की लड़की में भी मिलेगा। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस 45 साल में भी मिलेगा। क्योंकि इसका लेना देना पीरियड से है। हाँ। तो जैसे ही आपके पीरियड शुरू हुए तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो बहुत बार होता है कि बहुत यंग गर्ल्स होंगी और उनमें भी एंडोमेट्रियोसिस है। अच्छा, कई बार तो पेन की वजह से डायग्नोज होता है, कई बार इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाता है कि किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड हुआ और उसी में डायग्नोज हो गया कि एंडोमेट्रियोसिस है। तो 18 साल में भी होगा, 20 साल में भी होगा, तो किसी भी एज में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ओके, और इसके जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अंडेदानी सुनने में आता है कि अंडेदानियाँ भी खराब कर लेता है ये, तो ये फर्टिलिटी को कितना अफेक्ट करता है? यस, तो एंडोमेट्रियोसिस से फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अच्छा, क्योंकि सिर्फ अंडों की वजह से नहीं होती। बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस अगर अंडेदानी में है तो वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट बन जाएंगी। हाँ, है ना, जिसे हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। बेसिकली क्या होती है चॉकलेट सिस्ट की, वहाँ ब्लड इकट्ठा होता चला गया और ब्लड जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे वो चॉकलेट कलर का होता जाएगा। जब मुझे काटेंगे तो चॉकलेट कलर का फ्लूइड निकलता है। इसलिए इनका जो एक लेमन नेम होता है वो चॉकलेट सिस्ट होता है। तो ओवरी में जो चॉकलेट सिस्ट बनी तो यस, ओवरी का काफी पोर्शन खराब हो जाएगा, तो नेचुरली अंडे कम हो जाएंगे। बट इनफर्टिलिटी सिर्फ इस वजह से नहीं है। इनफर्टिलिटी जो ओवरी के बाहर भी एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चेदानी के अंदर है, मसल वॉल में है या पूरे पेल्विस में है, तो ये हर चीज को चिपका देती है। एक तरह से आंत चिपक गई, जो ट्यूब्स हैं वो चिपक गई, ट्यूब का फंक्शन खराब हो गया। तो ग्रेड्स होती हैं एंडोमेट्रियोसिस की, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, राइट। ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस ऐसा होता है कि जिसमें सब कुछ चिपक जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत इनफर्टिलिटी होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस में यस, इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द वेरी बिग फैक्टर। इसीलिए हमें सेंटर पे जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स है वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये आपने जो मैम चॉकलेट सिस्ट का जिक्र किया, तो कुछ जो हमारे पेशेंट आते होते हैं अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर के कि हमें ये चॉकलेट सिस्ट है, तो उनको एक कैंसर का बड़ा उससे डर रहता है। तो क्या ये मतलब हमारे पेशेंट को जान के बड़ा लाभ मिलेगा कि कितने चांसेस होते हैं या इट्स अ बिनाइन और मैलिग्नेंट? या सो यूजुअली डॉक्टर संजू एंडोमेट्रियोसिस में कैंसर नहीं होता। अच्छा, इसका नाम बिनाइन कैंसर है। पेशेंट बड़े डरते होते हैं, पेशेंट बहुत डरते होते हैं। पर एंडोमेट्रियोसिस की जो सिस्ट दिखती है चॉकलेट सिस्ट, वो बेसिकली खून की भरी हुई गांठ है। हाँ, मोस्टली उनमें कैंसर्स नहीं होता। बट ऐसा कह देना कि कभी किसी को नहीं हो सकता वो गलत है। बिकॉज रेयरली बड़ी उम्र में, खासतौर से 40-45 साल के साथ, इट इज नोन कि कभी कभी किसी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में कैंसरस मेटामॉर्फोसिस या कैंसरस डेवलपमेंट भी हो सकता है, बट दैट इज रेयर। ओके, तो जब मैम हम इसका बात कर ही रहे हैं कि मतलब चॉकलेट, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो चॉकलेट सिस्ट और ये कि अंडेदानी में गांठ हो गई है इसको लेकर के बड़ा डरते होते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे कि इसको उन्हें जैसे कुछ होती है कि छोटी सी सिस्ट है 1 या 2 सेंटीमीटर की है, तो वो बड़ा टेंशन में होते हैं कि मैडम इसको निकाल दो, तो क्या ऑपरेशन ही उपचार है या कुछ और अन्य मेथड्स भी हैं? सो देखिए, एंडोमेट्रियोसिस स्पेशली चॉकलेट सिस्ट के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, है ना, उसका ट्रीटमेंट ना पेशेंट के गोल पर डिपेंड करता है। बहुत कुछ, राइट। मोटा अगर मैं एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट की बात करूँ एज सच, तो हमें ये पता है कि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी पीरियड्स की वजह से है। ठीक, हमें ये नहीं पता कि वो क्यों है, बट पीरियड्स की वजह से है। तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट क्या होगा एंडोमेट्रियोसिस का? पीरियड्स को रोक देना।
पीरियड को रोकना। इसीलिए मेनोपॉज के बाद एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट भी, ओवरऑल एंडोमेट्रियोसिस भी कम हो जाते हैं। तो अब डिपेंड करेगा पेशेंट का गोल क्या है। अगर मेरे पास कोई अनमैरिड लड़की है, ठीक है, तो उसको हम दवाइयों के थ्रू या कई बार इंजेक्शन के थ्रू पीरियड्स रोकने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास कोई ऐसी लेडी है जिनको बच्चा भी अभी चाहिए, है ना, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि उनका जल्दी से जल्दी बच्चा कराया जाए, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी हुई 9 महीने के लिए पीरियड रुक गया, और जब बच्चे को फीड करा रहे हैं तब भी लगभग 6 महीना साल के लिए पीरियड रुक गया, यानी कि 1.5-2 साल तो प्रेगनेंसी की वजह से ही एंडोमेट्रियोसिस शामिल हो जाए। तो पेशेंट के गोल पे डिपेंड करता है एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट। जहाँ तक सिस्ट की बात है, सिस्ट का डिसीजन ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ठीक है। जैसे कोई बहुत छोटी छोटी सी सिस्ट है, उनको छोड़ देना में कोई बुराई नहीं है, राइट। कुछ टेस्ट करा लिए जाते हैं जिसमें CA-125 है, हम ये कंफर्म करवाते हैं कोई कैंसर तो नहीं है, वो सब कर लिया जाता है। बट अगर छोटी छोटी सी सिस्ट है 1-2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, तो उसे काट के निकालने में हम पेशेंट का ज़्यादा नुकसान कर देंगे, क्योंकि जो नॉर्मल अंडे हैं वो भी थोड़े कम हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट अ गारंटी कि दोबारा नहीं होगा। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंडोमेट्रियोसिस इज अ रिकरेंट डिसीज, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज। ये बढ़ने वाली बीमारी है और बार बार होने वाली बीमारी है। तो बहुत बार पेशेंट आते हैं कि एक बार चॉकलेट सिस्ट निकल गई है और फिर दोबारा हो गई, दूसरे महीने में हो गई या छठे महीने में हो गई। तो एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होता है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी सी सिस्ट पड़ी है 9-10 सेंटीमीटर की, ऑफ कोर्स निकालना है, पर अगर छोटी सी पड़ी है 3-4 सेंटीमीटर की और अभी पेशेंट को बच्चे करने हैं, तो बेहतर होता है कि पहले बच्चा करा दिया जाए, चाहे IUI से, चाहे IVF से, चाहे नेचुरल टेस्ट जैसे भी, उसके बाद सर्जरी की जाए। अच्छा, मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कि इस सब हर पेशेंट का इलाज अलग है और बहुत इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजंस होने चाहिए। अच्छा, तो मैम जैसे आपने बताया है ना कि एक तो आपने बताया कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है ना, और हर केस में ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं होता है ना। लेकिन जैसे कोई अनमैरिड लड़की है अराउंड 20-21 ईयर की, तो उसके जैसे 9-10 सेंटीमीटर का सिस्ट हो गया है और अनबियरेबल पेन है, तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? जैसे एक प्रिजर्वेशन या कुछ उस तरीके से आप बताइएगा। राइट, तो देखिए अगर 9-10 सेंटीमीटर का है और पेशेंट बहुत पेन में है तो ऑब्वियसली सर्जरी करनी है, राइट। जैसे मैंने कहा सिम्टम्स पे डिपेंड, अगर कोई पेशेंट बहुत पेन में है तो ये सर्जरी इज एन ऑप्शन। उस समय जितनी भी एंडोमेट्रियोसिस है उसको निकाल दिया जाए और उसके बाद उनको सप्रेसिव ड्रग थेरेपी पे रख दिया जाए, ताकि उसको हम दबा के रख सकें। इस पेशेंट में यस सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, पर हाँ ऐसे केस में जैसे 22 साल की लड़की है और 10 सेंटीमीटर का एंडोमेट्रियोसिस है, अनमैरिड गर्ल आप बोल रहे हो, तो उसमें एंटीवेनरल हार्मोन कर देना चाहिए। अच्छा, हमें उसका एग रिजर्व देखना चाहिए कि कितना रिजर्व है, क्योंकि जब आप एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट निकालेंगे तो एग रिजर्व डाउन जाएगा, एग्स कम होंगे। जैसा आपने मैम बताया कि नॉर्मल टिश्यू भी उसके साथ जाएगा अगर सर्जरी करेंगे। यस, और अगर पहले से ही किसी के कम है एग रिजर्व तो फिर वो बहुत ही डाउन जा सकता है। तो ऐसे केसेस में पहले हमें एग प्रिजर्वेशन का भी सोचना चाहिए, ये भी हमें मतलब आगे के रिप्रोडक्टिव ऑप्शन भी पेशेंट से डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को हमारे इंडिया में पता ही नहीं, एग प्रिजर्वेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। दैट इज ट्रू। तो अगर कोई यंग गर्ल है जिसकी बहुत बड़े बड़े एंडोमेट्रियोसिस हैं, जैसे हमने किया है अभी 3-4 पेशेंट्स का ही रिसेंटली, अब थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, इनफैक्ट गायनेकोलॉजिस्ट भी रेफर करने लगे हैं कि दोनों तरफ 2 बड़े बड़े एंडोमेट्रियोसिस थे, तो हमने एग पहले ही फ्रीज कर लिए एंड देन बाद में सर्जरी आगे जाए, तो वो भी हमें सब सोचना पड़ता है। ओके, ये तो मैम आपने शादी से पहले जो गर्ल्स जो फेस करती है उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में आपने बताया। अब हम जो मतलब मैरिड फीमेल्स हैं है ना, जो हमारे OPD में आती हैं है ना, जिनकी शादी को बोले 1-2 साल हुआ है और अभी उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया है, अपना फैमिली प्लानिंग नहीं किया है, लेकिन वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ बड़ा उनके लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बड़ा दर्द के साथ है मरीज, तो उनके लिए फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करेंगे मैम? क्या उनको हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस सजेस्ट करने चाहिए, बताने चाहिए? सो देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो गई तो हमें पेशेंट को ये बताना है कि भाई एंडोमेट्रियोसिस तो चलो अभी हम पीरियड रोक के आपका थोड़ा सा पेन में रिलीव कर देते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस से फर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रो फर्टिलिटी अप्रोच रखनी है हमेशा। कभी भी फालतू में प्रेगनेंसी
डिले नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चा कहने में दिक्कत आ सकती है, और ये भी मालूम है कि एंडोमेट्रियोसिस बढ़ने वाली बीमारी है, प्रोग्रेसिव है, दूसरा अंडे का क्वालिटी भी इससे बड़ा डाउन होता है, राइट। तो प्रो फर्टिलिटी अप्रोच रखनी है। तो अगर कोई मैरिड लेडी मेरे पास आई जिनका एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ है, तो आई वुड से सबसे पहले तो दौड़ के बच्चा पैदा कीजिए। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा एंडोमेट्रियोसिस का एक इलाज प्रेगनेंसी करना भी है, तो वो हमें करना है। और क्या इलाज होगा उसमें वो डिपेंड करेगा कि कितने लेवल की एंडोमेट्रियोसिस है। अच्छा, अगर ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे लेप्रोस्कोपी में कई बार डायग्नोज होती है कि अंदर सब कुछ चिपका हुआ है, या बहुत बड़ा सा एंडोमेट्रियोमा बहुत से है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। हाँ, तो ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है तो सीधी सीधी आईवीएफ है, यस, राइट। पर हाँ, अगर माइल्ड सी एंडोमेट्रियोसिस है, नली उसमें खुली हुई है, अंडा उसका बन रहा है, तो हम 1-2 IUI कर सकते हैं, नॉर्मल ट्राई करा सकते हैं, 2-4 महीने देख सकते हैं, पर उसके बाद उनको IVF के लिए प्रोसीड करना चाहिए। तो मतलब एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को तो हमें 6 मंथ्स का टारगेट देना चाहिए। 6 महीने में एनाटॉमी बड़ा डिस्टर्ब कर देता है, पूरा एनाटॉमी ट्यूब ओवेरियन एनाटॉमी को भी डिस्टर्ब कर देता है, पूरा एडिशंस बन जाते हैं। यस, तो इसके बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, बहुत प्रो फर्टिलिटी अप्रोच रखनी चाहिए। ऐसा सोचना कि अभी बच्चा नहीं करना, वो तो करना ही नहीं है, आप अपना बहुत नुकसान कर लेंगे। तो ये हमें हमारा काम है पेशेंट को समझाएं। इनफैक्ट जो अनमैरिड गर्ल्स भी आती हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ, तो उनको हम ये बोलते हैं हमेशा कि भाई तुम जब भी शादी हो तुम्हारी, अब ये तो है नहीं कि इस चक्कर में जल्दी शादी कर लो और किसी गलत आदमी से कर लो, वो नहीं करना है। बट जब भी शादी हो तो एटलीस्ट शादी के बाद प्रेगनेंसी डिले नहीं करनी। शादी के बाद जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी कर लें, बच्चा हो। हाँ, मतलब ये नहीं कि गलत उसमें फंस गए, बट प्रो फर्टिलिटी अप्रोच रखनी है। और इवन शादी होने तक भी हम उन्हें ड्रग्स दे के रख सकते हैं ताकि एंडोमेट्रियोसिस और बढ़े ना, और हमने सप्रेसिव थेरेपी दे के रख सकते हैं। और अब तो जो एडवांस IVF टेक्निक्स की वजह इनसे हम इतने ब्लेस्ड हैं कि अगर कोई अपना फैमिली प्लानिंग डिले भी करना चाहता है तो भी वो अपना एग प्रिजर्व करवा के या फ्रीजिंग करवा सकता है, या फिर एम्ब्रायोज फ्रीज करवा सकता है। यस, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कि चलो भी ठीक है, किसी मजबूरी की वजह से अभी बच्चा नहीं करना है, कैरियर है या बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और वीजा की प्रॉब्लम है, ये सब दिक्कतें अगर है तो एग और एम्ब्रियो निकाल के फ्रीज कर लिया जाए और बाद में करना है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इज मर्सीलेस डिजीज, राइट। तो उसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैम ये तो आपने बता दिया फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कैसे करना चाहिए, है ना, और किनको करना चाहिए एग प्रिजर्वेशन, ये सब आपने बताया। पर अब मान लीजिए मैम किसी को अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सर्जरी की नौबत आई गई है, तो फिर पेशेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि सर्जरी कितनी बड़ी होती है, कैसे होती है, कहाँ करवानी चाहिए, तो आप ये भी बताइए। सो यस, अगर सर्जरी की नौबत आ गई तो सर्जरी करनी पड़ रही है, कई बार बहुत बड़े बड़े एंडोमेट्रियोसिस होते हैं तो करनी पड़ती है। तो पहली बात तो ये कि आजकल लैप्रोस्कोपी से सर्जरीज होने लगी है। हाँ, ये पेशेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये मतलब पेट खोल के होगी या दूरबीन से होगी। ये तो आजकल दूरबीन से सर्जरीज होने लगी हैं, जो कि बहुत ईजी हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्जरी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि अंदर सब कुछ बहुत चिपका हुआ होता है, हो सकता है कि हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है। तो ये सर्जरी किसी बड़ी जगह पे किसी बहुत अच्छे सर्जिकल स्किल्स वाले पर्सन से होनी चाहिए, राइट। आप रेपुटेशन पहले पता कर लीजिए सब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ सारी सुविधाएं हों, लैप्रोस्कोपी की हाईटेक इक्विपमेंट्स हों, ICU हो, बिकॉज अंदर जाके नहीं पता कि कितनी एग्रेसिव सर्जरी होने वाली है। न्यूरोलॉजिस्ट का भी जरूरत पड़ न्यूरोलॉजिस्ट का भी, सर्जन का भी, ब्लड पास होता है, ब्लैडर, रेक्टम, पूरी टीम बना के सर्जरी होती है ना, हमेशा सर्जन के साथ होती है कि कुछ भी हो जाए तो हम सब चीज़ों को टैकल कर सकें। तो बड़ी जगह पे होनी चाहिए, अच्छे सर्जन से होनी चाहिए, अच्छे मतलब अच्छी गायकोलॉजिस्ट जो ढंग से जिन्होंने बहुत सर्जरीज कर रखी हो उनसे करवानी चाहिए। किसी छोटी जगह पे नहीं करवानी चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक ही बारी में ढंग से सर्जरी करनी होती है, बार सर्जरीज करना इज नॉट राइट, नॉट जस्टिफाइड, एंड एज आई सेड इट इज अ रिकरेंट डिजीज। तो यू नो, हाँ, तो उनकी इक्विपमेंट्स और उनका सेटअप भी वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो मैम आप तो बहुत पेशेंट्स देखती रहती हैं एंडोमेट्रियोसिस के और दूसरे भी बहुत, तो आप अपने एक्सपीरियंस से किसी 1-2 पेशेंट का अपना जिनका स्टोरी हो ऐसा एंडोमेट्रियोसिस का, जो आपके पास आए हो, आपने उनको ट्रीट किया हो, तो आप बताइए। सो यस, आई हैव 2-3 पेशेंट इन माइंड जो बहुत ही मुझे दिमाग में छप गए हैं। अच्छा। जैसे एक पेशेंट थी जो इतनी इंटेंस पेन में थी कि मतलब उनको ये था कि बस यूट्रस बच्चा निकाल दो, इतना पेन, और ये था कि भाई मुझे चाहिए एक बच्चा,
निकाल दी थी बच्चेदानी, राइट, इतना पेन, और उनका सारा फोकस ये था। देन उनको बहुत प्यार से बिठाया, समझाया, और काफ़ी महीनों से परेशान थे, तब उनको समझाया कि प्रेगनेंसी भी इसका इलाज है। एंड देन फिर वी वेंट अहेड एंड डिड IVF फॉर देम बिकॉज इट वाज अ ग्रेट फॉर endometriosis plus adenomyosis, and they conceived luckily in the first go, twin baby हो गए उनके, एंड जिस समय प्रेगनेंसी चल रही थी शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और फिर मैंने उनको ये भी कहा कि आप फीड भी लंबा कराना बच्चों को, तो उन्होंने लगभग 1.5-2 साल तक फीड कराया। उस समय भी उनके पीरियड्स बंद रहे और कम रहे, तो उनका पेन वापस नहीं आया। 2-3 साल के बाद पेन वापस आया। फिर 2-3 साल हमने उनको दवाइयों के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू सप्रेस करके रखा, और फिर हमें कुछ समय पहले उनकी बच्चेदानी निकाली, पर उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई इतने सिवियर केस में भी। तो ऐसे ही एक और पेशेंट है जहाँ बहुत सारे एंडोमेट्रियोमास थे, और उनकी 2 सर्जरीज पहले हो चुकी थी, तीसरी सर्जरी के बाद बैठे हुए थे, बट तीसरी बार मेरे सामने बैठे हुए थे 2 सर्जरी के बाद, एंड हर जगह 4-5 सेंटीमीटर के एंडोमेट्रियोमास थे, पर थैंकफुली उनको PCOD था। तो उनकी क्या था, एग खत्म नहीं हुए थे 2 सर्जरीज के बावजूद। तो उनका फिर एग्स निकाल के प्रेगनेंसी कराई, बच्चे अब उनके पास 2 बच्चे हैं। तो मतलब बहुत सिवियर एंडोमेट्रियोसिस में भी आजकल हम आज के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ IVF अवेलेबल है, तो पेशेंट को आगे बढ़ के हेल्प ले लेनी चाहिए। उससे अगर उन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव गोल पूरे नहीं करे, तो होता क्या है कि वो उनकी ज़िंदगी अधर में अटक के रह जाती है, क्योंकि ना तो वो पेन को कम करने के लिए गोलियां खा पा रही, क्योंकि अगर गोली खाएंगे, हार्मोन खाएंगे, जैसे पीरियड रुक रहा है, तो बच्चा नहीं होगा। बच्चा उनको चाहिए, दिमाग में एक रहता है, ना सर्जरी करा पा रहे कि बच्चेदानी कैसे निकालें, अंडेदानी कैसे निकालें, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो इसलिए प्रेगनेंसी जितना जल्दी हो सके कर लें, ताकि आपकी फैमिली पूरी हुई, उसके बाद फिर हम एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस करके रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो टिल मेनोपॉज तक पेशेंट को सफर करना पड़ता है। तो धन्यवाद रश्मि मैम, आपने इतना कुछ एक्सप्लेन किया एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। होपफुली हमारे जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीज़ हैं, और जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको पता ही नहीं है एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी का इलाज क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो उन्हें ज़रूर आज की बातचीत से पूरा फ़ायदा मिलेगा। आई होप सो, यस। आई थिंक डिजिटल दुनिया का यही फ़ायदा है कि हम जो भी बीमारियां हैं उनकी नॉलेज अपने देश के एटलीस्ट कोने में जान सके, ताकि जो हमारा फर्ज है हाँ आ सके। धन्यवाद।